नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमेशा की तरह हमारे 3 सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान लेकर हम आपके समक्ष हैं। और आइए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं हम खेती किसानी सेगमेंट के साथ। किसान भाइयों बहनों, सर्दियों का मौसम है और ऐसे में हमारी जो खेतों में लगी हुई फसलें हैं उनकी देखभाल करना बेहद जरूरी हो जाता है। इस मौसम में कई सब्जियां भी आपके खेतों में लगी हुई हैं जिसकी देखभाल और प्रबंधन कार्य करना बेहद जरूरी है। तो शरदकालीन सब्जियों की देखभाल आप किस प्रकार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। खेत से बाजार तक सब्जियों को पहुंचाने में किसानों को काफी मशक्कत करनी होती है। फसल को मौसम की मार से बचाने, रोगों और कीटों से सुरक्षा देने के लिए लगातार निगरानी करनी होती है। तब कहीं जाकर हमारी थाली सजती है। इस समय खेतों में शरदकालीन सब्जियां लगी हुई हैं। किसान फसलों से सही पैदावार लेने के लिए किन बातों का ख्याल रखें, आइए देखते हैं। इस समय खेतों में लगी गोभी वर्गीय सब्जियों में विशेष देखभाल की जरूरत है। इन फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें, साथ ही पौधों में गुड़ाई करें। फूल गोभी की कटाई करते समय ध्यान रखें कि जब फूल सफेद और बिल्कुल धब्बे रहित हों, तब फूल के साथ पत्तियों के कम से कम 2 चक्र शामिल करते हुए काटें, क्योंकि ऊपरी चक्कर में काफी पोषक तत्व होते हैं, अतः उनको भी फूल के साथ उपयोग करना चाहिए। फूल गोभी, पत्ता गोभी व गांठ गोभी की कटाई छटाई करके ही बाजार भेजें। कटाई करते समय 2-3 पत्तियां रखें, जिससे बाजार ले जाते समय फसल खराब ना हो। वहीं टमाटर की बात करें तो जिन किसानों ने नवंबर माह में टमाटर की नर्सरी लगाई थी, वो किसान जनवरी माह में पौधों की रोपाई का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जिन खेतों में पहले से टमाटर की फसल लगी हो, वहाँ फसल को पाले से बचाने के उपाय करने चाहिए। साथ ही 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करें। पुरानी फसल में यदि फल छेदक का संक्रमण हो जाए तो खराब फलों को तुरंत तोड़कर अलग कर दें। अधिक संक्रमण की स्थिति में उचित दवाओं का छिड़काव करें। प्याज की बात करें तो जिस खेत में प्याज की रोपाई करनी हो, वहां 2-3 बार जुताई करके पाटा चलाकर भूमि को समतल कर लें। रोपाई से 15 से 20 दिन पहले 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद डालें और रोपाई के समय 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 80 से 100 किलोग्राम पोटाश मिट्टी में मिलाएं। तैयार खेत में पौध से पौध के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हुए 2 सेंटीमीटर की गहराई पर रोपाई करें। रोपाई के समय खेत में नमी बनाए रखें व 3 से 4 बार हल्की सिंचाई करें। लहसुन की फसल की बात करें तो इसमें जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। अब बात करते हैं आलू की फसल की। आलू की फसल में जनवरी के पहले सप्ताह तक पौधों के ऊपरी भाग को काटने का काम कर लिया जाता है। उसके बाद आलू को 20 से 25 दिनों तक जमीन के अंदर ही पड़े रहने दें। ऐसा करने से आलू का छिलका कड़ा हो जाएगा और फसल लंबे समय तक खराब नहीं होगी। 20 से 25 दिनों बाद खुदाई करके साफ सुथरे कंदों का चयन करें। मूली की फसल की बात करें तो पूसा हिमानी मूली की किस्म दिसंबर से फरवरी तक लगा सकते हैं। ये फसल 40 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है और स्वाद में हल्की तीखी होती है। वहीं जापानी व्हाइट मूली की फसल खेत में लगी हो तो सिंचाई व गुड़ाई समय समय पर करें और खरपतवार निकालते रहें। जड़ वाली सब्जियों को खेत से उखाड़ने के 2-3 दिनों पहले हल्की सिंचाई करें, जिससे कंद आसानी से बाहर आ जाए। 56 कद्दू की ऑस्ट्रेलियाई ग्रीन और पूसा अलंकार किस्मों की इस माह में बुआई कर सकते हैं। पूसा अलंकार की पैदावार 45 टन प्रति हेक्टेयर ली जा सकती है। इसके अलावा इन फसलों की बेमौसम की फसलें लेनी हो तो किसान वॉक इन टनल में फसलें उगाकर बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। पत्तेदार सब्जियों की बात करें तो पालक, मेथी, धनिया की पत्तियों की कटाई कर समय पर बाजार भेजें। यदि इनसे बीज लेना हो तो पत्तियां काटना बंद कर दें और फसल में 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। हर 17 से 20 दिनों बाद कटाई करके पालक में 20 किलोग्राम व मेथी में 10 किलोग्राम यूरिया छिड़क कर हल्की सिंचाई करें व खरपतवार निकालें। फसलों पर कीट का प्रकोप होने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। पालक, मेथी, धनिया की पत्तियों की कटाई कर समय पर बाजार भेजें। इन फसलों से बीज लेना हो तो पत्तियां काटना बंद कर दें।
फसल में 25 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। तो जाना आपने कि शरदकालीन सब्जियों की देखभाल करने के लिए किस तरह के प्रबंधन कार्य आपको करने की जरूरत है। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गाँव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का। किसान भाइयों बहनों, हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो पशुपालन तो करते ही हैं, खासतौर पर उससे अच्छी आमदनी भी अर्जित करते हैं, लेकिन जरूरी हो जाता है कि समय समय पर वो वैज्ञानिकों की सलाह लेते रहें, उनके संपर्क में रहें। आज हम आपको बताएंगे बकरी पालन के बारे में। किस तरह से बकरी पालन आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, आइए जानें। खेती के साथ साथ सहायक व्यवसाय के रूप में पशुपालन अतिरिक्त आय का अच्छा विकल्प है। छोटे या कम जोत वाले किसान बकरी पालन को ज्यादा महत्व देते हैं। इस व्यवसाय के लिए कम स्थान और कम लागत की जरूरत होती है। बकरी पालन मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए किया जाता है। इसके अलावा इनसे खाल, बाल और रेशे भी मिलते हैं। साथ ही साथ इनके मल मूत्र का इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में भी किया जा सकता है। यही वजह है कि इस ओर किसानों और पशुपालकों का रुझान बढ़ रहा है। अच्छी बात ये है कि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता भी मिलती है। बकरी पालन शुरू करने से पहले पशुपालकों को अपनी प्राथमिकता तय कर लेनी चाहिए। जैसे बकरी पालन दूध के लिए किया जा रहा है या मांस के लिए या अन्य उत्पाद लेने के लिए। प्राथमिकता के हिसाब से ही बकरी की नस्ल का चुनाव करना चाहिए। साथ ही नस्ल ऐसी हो जो स्थान विशेष की जलवायु के अनुकूल हो। बकरी पालन की कई विशेषताएं हैं, जैसे एक तो बकरी आकार में छोटी और शांत प्रवृत्ति की होती है। किसी भी दूसरे पशु की तुलना में आहार पर कम व्यय करना पड़ता है। आमतौर पर बकरी को सामान्य चराई करके भी पाला जाता है, लेकिन बेहतर परिणाम लेने के लिए एक बकरी को 2 किलो चारा, आधा किलो दाना ठीक रहता है। उसके अलावा अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अलग से देना चाहिए। गेहूं की भूसी, दालों का चूरा या चूना और मक्का आदि 3-4 चीजों को मिलाकर दाना तैयार किया जाता है। इसके अलावा सर्दियों में आहार में थोड़ा परिवर्तन करें और पशुओं को ऐसा आहार दें जिससे उन्हें अधिक ऊर्जा मिल सके। सामान्य दिनों में बकरी का आहार 2 किलो चारा, आधा किलो दाना, अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अतिरिक्त, गेहूं की भूसी, दालों का चूरा या चूना और मक्का मिलाकर दाना तैयार करें। सर्दियों में बकरी का आहार दुधारू पशुओं को शीरा या गुड़ खिलाते रहे। बकरियों के बच्चों को 30 से 60 ग्राम गुड़ जरूर दें। बकरियों को 50 ग्राम तक गुड़ रोजाना खिलाएं। इसके साथ ही मेथी दाना प्रतिदिन दें।
बकरियों के आवाज भी सरल और साधारण होते हैं। हालांकि आवाज ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में पशु की रक्षा कर सके। सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पशु आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाएं। फर्श में पुआल या घास का बिछौना रखें। सर्दियों में बीमारियां तेजी से फैलती है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस नमी और गीले तापमान में लंबे समय तक बने रहते हैं। इसलिए उपयुक्त कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड के दरवाजों और खिड़कियों को दिन में खुला रखें ताकि उचित हवा का प्रवाह हो सके। शेड में मेमनों के लिए घास या टाट के बोरे से बने गद्दे रखें, जो उनके शरीर को गर्म रखने में मदद करेंगे। इसके अलावा रात में शेड में उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। ये बल्ब आसपास के तापमान को बढ़ाते हैं। इसके लिए बल्ब को जमीन से 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर रखें। सर्दियों में ठंडी हवाओं से बचाने के लिए पशु आवास के चारों ओर टाट का घेरा लगाएं। आवास की फर्श में पुआल या घास का बिछौना रखें। आवास को कीटाणुनाशक से बकरी के शेड को हफ्ते में 2 या 3 बार साफ करें। शेड में मेमनों के लिए घास या टाट के बोरे से बने गद्दे का इस्तेमाल करें। शेड में तापमान बढ़ाने के लिए उच्च वोल्टेज वाला और चमकदार बल्ब लगाएं। बकरी पालन में मुनाफा मिलता रहे और बरकत होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि पशुपालक मौसम और स्थान विशेष की जलवायु के हिसाब से सावधानियां अपनाएं और लाभ कमाएं। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। इस समय किस तरह से आप प्रबंधन कार्य कर सकते हैं, किस तरह से देखभाल कर सकते हैं अपने पशुओं की, आइए जानें। जनवरी में ध्यान देने वाली बातें। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सीधा असर सर्द हवाओं व पाला पड़ने के रूप में पड़ता है, इसलिए पशुओं को शीतलहर से बचाने के आवश्यक उपाय करें। पाला पड़ने की संभावना होने पर कृत्रिम प्रकाश या गर्मी का प्रबंध अवश्य करें। कमजोर और रोगी पशुओं को बोरी की झूल बनाकर ओढ़ाएं। सर्दी से बचाने के लिए रात के समय पशुओं को छत के नीचे या घास फूस के छप्पर में बांध कर रखें। पशुओं को नम स्थान में बंद करने और धुआं आदि से गर्मी पहुंचाने की कोशिश उनके न्यूमोनिया से पीड़ित होने की संभावना को अधिक बढ़ाती है। पशुओं को पानी गुनगुना करके दें। दुधारू पशुओं को तेल और गुड़ देने से भी शरीर का तापक्रम सामान्य बनाए रखने में सहायता मिलती है। पशुपालकों को चाहिए कि अगर मुंह पका खुरपका रोग, पीपीआर, गलघोटू, फड़किया, लंगड़ा बुखार से बचाने के टीके नहीं लगवाए हैं तो अभी लगवा दें। विशेष रूप से मेमनों को फड़किया का टीका लगवाएं। तो ये था पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान की दास्तान का, यानी कि मुलाकात करने का हमारे सफल किसान से जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और साथ ही साथ बन गए हैं दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत। आइए मुलाकात करें हमारे सफल किसान से। आधुनिकता की दौड़ में हर युवा वर्ग शामिल है। कामयाबी की चाह में कई युवा उच्च शिक्षा लेने के बाद देश ही नहीं विदेश में भी नौकरी का सपना लेकर चलते हैं। लेकिन इस भीड़ में कुछ युवा ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों की नौकरी छोड़ कृषि की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे ही एक किसान है राजस्थान गंगानगर के रणदीप सिंह। राजस्थान गंगानगर के युवा रणदीप सिंह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद अमेरिका गए। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा तरक्की करे। माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए रणदीप पढ़ाई के बाद कैलिफोर्निया गए। यहाँ रणदीप करीब 5 करोड़ के पैकेज पर नौकरी करने लगे। लेकिन इस दौरान भी रणदीप को अपने खेत की मिट्टी, खेतों में दूर तक फैली हरियाली बहुत याद आती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए रणदीप अक्सर कैलिफोर्निया में मित्र के संतरे के बागों में वक्त बिताया करते थे। इस दौरान रणदीप ने देखा कि उनके बागों में भरपूर पैदावार नहीं हो पा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए रणदीप ने अपने मित्र को जैविक खाद के इस्तेमाल का सुझाव दिया। ऐसा करने से कुछ समय बाद पैदावार में इजाफा देखा गया। इस प्रयोग ने रणदीप के सोए हुए शौक को फिर से जगा दिया था। इसके बाद रणदीप ने विदेश में ही जैविक खेती पर अनुसंधान किए और सफल भी रहे। लेकिन इस सफलता को वो अपने खेतों में दोहराना चाहते थे। वो चाहते थे कि इसी तरह से वो अपने गांव के किसानों को जैविक खेती की उपयोगिता समझाएं। इसी कश्मकश में रणदीप विदेश की नौकरी छोड़ वापस अपने गांव आ गए। जब मैं कैलिफोर्निया में अपने दोस्त के वहाँ ऑरेंजेस के बाग हैं, वहाँ मैं गया तो हमने वहाँ पे गोबर और गौमूत्र से उनको तैयार करके उसमें बेसन डाल के जब ज़मीन में उसको डाला तो देखा भी माइक्रोब्स की, जीवाणु जिसे कहते हैं, उनकी संख्या बढ़ने लग गई। और जीवाणु जो अच्छे जीवाणु हैं, जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर जो दूसरे जीवाणु हैं जो नुकसान करते हैं फसल को, वो उनके ख़त्म होने लग गए। तो इसी पर रिसर्च करते करते हमने कोई 10-20 प्लांट पर रिसर्च किया और उन प्लांट की ग्रोथ दूसरे प्लांट्स से ज़्यादा थी। इंडिया जाना चाहिए और वहाँ का जो बीमारी है, दिन बर दिन किसी के बीमार होने की खबर आती, किसी का कुछ हो गया, किसी को कैंसर हो गया। तो उनसे पता लगा भी ये सब केमिकल की वजह से है। जो अपना खान पान है वो बदलता जा रहा है, क्योंकि पुराने जो बुजुर्ग थे या पुरानी महिलाएं थी उनके कभी घुटनों के दर्द की शिकायत नहीं थी। और आज की जो औरत है उसके 40 साल की उम्र में घुटनों के तकलीफ होनी शुरू हो जाती थी। सो इसी कारण से इसी सोच को लेकर भी वहाँ लोगों को समझाया जाए, गौ आधारित खेती की जाए ताकि उनको एक मॉडल नज़र आए। और इसी मॉडल को मतलब सोच कर फिर मैं विदेश से इंडिया आ गया। वापस गांव लौटे रणदीप ने जब अपने आसपास के खेतों का मुआयना किया तो पाया कि यहाँ की ज्यादातर खेती अब भी बारिश पर ही निर्भर है। साथ ही ज्यादा पैदावार लेने के लिए किसान रासायनिक खाद और कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता तो कम हो ही रही थी, इसके साथ ही लोगों में बीमारियां भी पनप रही थी। ये देखकर रणदीप काफी दुखी हुए और उन्होंने किसानों को इन दुष्परिणामों के बारे में बताना शुरू किया। लेकिन लोगों ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। इसके लिए रणदीप ने साल 2014 में अपनी 100 बीघा जमीन पर खेती करनी शुरू की। उन्होंने अपने खेत में किन्नू, मौसमी, फालसा, जामुन, आंवला, नींबू समेत कई फसलों की बागवानी की, जिनमें वो जैविक खाद का प्रयोग करते थे। इस खाद में वो गौमूत्र, नीम, आक, धतूरा, मिर्च, लहसुन को उबालकर बनाए घोल का फसलों पर जैविक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते थे। इससे उन्हें सफलता मिली और उनके खेतों में भरपूर पैदावार हुई। इस प्रमाण के बाद गांव के बाकी किसान भी उनसे जैविक खाद और जैविक कीटनाशक लेने लगे। वो बताते हैं अच्छी फसल के लिए मिट्टी में 14 तरह के पोषक तत्व होना जरूरी होता है, जबकि सिर्फ गौमूत्र से 16 तरह के पोषक तत्व मिलते हैं। इससे मिट्टी का स्वास्थ्य बेहतर होता है और पानी भी कम लगता है, जिसका परिणाम लागत में कमी आना है।
इन अच्छे परिणामों को देखकर गांव के बाकी किसान रणदीप से जैविक कीटनाशक और खाद खरीदते हैं। रणदीप 5 रुपए लीटर गोमूत्र खरीदते हैं और इससे बनने वाले जैविक कीटनाशक को 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचते हैं। रणदीप की सफलता का बाकी किसान भी अनुसरण कर रहे हैं, जिससे उनके गांव की मिट्टी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। साथ ही कुल लागत में कमी आई है और इतना ही नहीं, फसल का उत्पादन भी काफी बढ़ा है। कुदरत का नियम है, एक जीव खेत में आता है तो दूसरा जीव बचाने के लिए भी आता है। एक जीव नुकसान करने के लिए आता है, दूसरा बचाने के लिए भी आता है। मार्केटिंग है केमिकल वालों की, वो बहुत ही हाई क्लास है। वो ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करने ही नहीं देना चाहते। वो इतना डरा देते हैं कि आप नहीं डालोगे तो आपका नुकसान होगा। पर दूसरे तौर पे ये है भी अगर आप ऑर्गेनिक रखोगे तो आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी से आप जरूर लाभान्वित होंगे। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।